हेलो व्यूवर्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम GR0177 GRE पेपर को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम 16 से लेकर 20 तक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 16 प्रॉब्लम से हम इसको शुरू करते हैं। A student makes 10 1-second measurement of the disintegration of a sample of a long-lived radioactive isotopes and obtain the following values। एक स्टूडेंट है जो कि 1 सेकेंड के एक्सपेरिमेंट करते हैं, 10 एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनमें से ये डिफरेंट काउंट रेट ऑब्टेंड करता है। कहते हैं कि हाउ लॉन्ग शुड द स्टूडेंट काउंट टू एस्टेब्लिश द रेट टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 1%। इस स्टूडेंट को कितनी ड्यूरेशन का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अगर उसकी परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी है वो 1% रह जाए। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास टाइम जो है ये 10 सेकेंड्स है। टोटल टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स है। 1 सेकेंड पे एक एक्सपेरिमेंट है, तो 10 सेकेंड में 10 एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पे जो काउंट रेट है हमारे पास, काउंटिंग है, वो हमारे पास टोटल 20 है। अगर इनको हम सम अप करें तो ये सारे 20 के बराबर आ जाएंगे। तो जो काउंटिंग में एरर आएगा, एरर इन काउंटिंग, एरर इन काउंटिंग लिख ले। काउंटिंग ये हमारे पास जब आएगा, इसको हम डेल एन से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास जो टोटल एक्चुअल काउंट होंगे उसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा। सो जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी, टोटल अनसर्टेनिटी होगी, वो हमारे पास n इज इक्वल टू n प्लस पार्शियल n के बराबर होती है। ये हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी होगी। जो काउंट रेट है, काउंट रेट उसको हम r से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा के लिए बराबर होता है काउंट, टोटल काउंट्स पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास बराबर होता है r इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। तो एरर इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास 20 है और ये हमारे पास 10 है। तो काउंट रेट हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा इस केस में, इस केस में जो हमारे पास इस वक्त है। लेकिन अगर हम काउंट रेट में एरर को देखें, एरर इन काउंट रेट, वो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास बराबर हो जाएगा एरर इन काउंट पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। जो हमारे पास काउंट रेट में फुल एरर होगा, जो इसका अनसर्टेनिटी जो होगी, अनसर्टेनिटी इन काउंट रेट जो होगी, अनसर्टेनिटी इन काउंट रेट, ये हमारे पास बराबर होगी पार्शियल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ये हमारे पास एरर है और ये टोटल हमारे पास काउंट रेट है। इन दोनों का रेशो हमारे पास किसके बराबर होगा? अनसर्टेनिटी के बराबर। तो हमारे पास पार्शियल r जो है ये चूंकि इसके बराबर है पार्शियल n ओवर t डिवाइडेड बाय, और r बराबर है n ओवर t। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पार्शियल n ओवर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ वी आल्सो नो दैट देयर कि पार्शियल n इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाय n, उसको हम आगे लिख सकते हैं 1 ओवर n स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। ये क्या है? अनसर्टेनिटी एंड काउंट रेट, इसके बराबर आएगा। अब नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास बराबर है r इज इक्वल टू 2, लेकिन r आल्सो इक्वल टू n ओवर t। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि n इज इक्वल टू r t, तो हम लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू t, n 2t के बराबर भी आ जाएगा। टाइम t हमारे पास टाइम है, क्योंकि n r इक्वल टू n ओवर t, तो t इधर मल्टीप्लाइड, n इज इक्वल टू r t, r हमारे पास 2 है, इस केस में ये 2 आया था, तो n इज इक्वल टू 2t। यहाँ पे हम लिख सकेंगे इसकी जगह कि 2t
स्क्वायर रूट। अब चूंकि हमारे पास ये अनसर्टिनिटी है काउंट रेट, ये हमें गिवन था कि अनसर्टिनिटी कितनी होनी चाहिए, 1% होनी चाहिए। अगर 1% है तो यहाँ पे हम 0.01 लिख लेंगे। इसको हम रीअरेंज करें, स्क्वायर कर ले इसको, स्क्वायर रूट खत्म, t बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 0.01 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा 5000 सेकेंड्स। तो अगर ये स्टूडेंट 5000 सेकेंड्स का एक्सपेरिमेंट करे तो इसकी अनसर्टिनिटी रेशियो जो अनसर्टिनिटी जो है इट विल बी एस्टेब्लिश्ड टू 1%। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। Next problem is 17. The ground state electronic configuration phosphorus which is 15 electrons। तो ये हमारे पास है, अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हमारे पास कन्फिगुरेशन हो जाएगी 1:2, 2:2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। तो ये हमारे पास टोटल 15, 2 + 2 4 10 12 एंड 15 इलेक्ट्रॉन इस तरह हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ने लोवेस्ट ऑर्बिटल में जाना है, लोवेस्ट ऑर्बिट में, और फिर लोवेस्ट ऑर्बिटल में जाना है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इसकी थ्री ऑर्बिट्स होते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि ये 3s को अनकम्प्लीट जोड़ के इलेक्ट्रॉन उसमें लेके गए हैं, तो ये हमारे पास गलत है। सेकंड में देखें तो सेकंड कंप्लीटली इसके साथ एक जैसा है, तो यहाँ पे तरतीब ठीक है, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। सी भी इसलिए गलत है कि सी में बी पी को छोड़ के डी में चला गया है, तो ये भी गलत है। और डी में अगर हम देखें तो डी में भी हमारे पास ऐसे हैं कि एस को अनकम्प्लीट भी जोड़ा है और पी को भी एस्केप किया हुआ है, तो ये भी गलत है। ई में अगर हम देखें तो ई में एस को यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, तो पी को भी अनकम्प्लीट जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन आगे डी में लेके गए हैं, तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है। सो पार्ट बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 18. The energy required to remove both electrons from helium atom in its ground state is 79 electron volt. How much energy is required to ionize helium? Remove one electron. अगर हमने हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी? अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहे तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो उसके लिए E1 एनर्जी चाहिए होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास E2 एनर्जी चाहिए होगी। तो ये टोटल एनर्जी जो E है ये हमारे पास सम ऑफ E1 प्लस E2 होगी। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो हीलियम से हीलियम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो कितनी एनर्जी होगी। तो हम देखते हैं कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसको फाइंड आउट करने के बाद हम क्या कर लेंगे कि टोटल एनर्जी से उसको माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा कि A2 दिस इज इक्वल टू E माइनस E1। तो ये हमारे पास E1 हो जाएगा E माइनस E2। चूंकि हमने सेकंड की एनर्जी फर्स्ट की एनर्जी मालूम करनी है, लेकिन हम फार्मूले से सेकंड की एनर्जी निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास ज़्यादा होगी। तो अगर हम बोहर कैलकुलेशंस को देखें वहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्वांटाइज्ड एनर्जी का एक फार्मूला गिवन था। इस मुख्तलिफ स्टेट्स ऑफ एनर्जी को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला था कि En दिस इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z स्क्वायर Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई N स्क्वायर। N इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट का नंबर है और Z जो है वो चार्ज नंबर है। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला था। 13.6 को हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया हुआ था, एक हाइड्रोजन के लिए जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें हम पुट करेंगे, अगर हमने सेकंड फाइंड करना है तो E हमारे पास ये हो जाए N1 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक ही ऑर्बिट है। तो ये -13.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, चूंकि हीलियम का चार्ज नंबर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। इसको अगर हम देखें हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। नेगेटिव साइंस ये शो कर रहा है कि इतनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है, अगर हम एनर्जी दे दे तो तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हमारे पास 54.4 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ये हमारे पास E2 होगी। तो E1 जो है
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, चूंकि हमने आयोनाइज करना है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी से माइनस करेंगे A2। अगर हमें दोनों निकालने होते तो ये एनर्जी थी, चूंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहला वाला उसको कम एनर्जी चाहिए, दूसरे को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो 79 से माइनस करेंगे 54.4, तो हमारे पास 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। तो अगर हम हीलियम एटम को आयोनाइज करना चाहते हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पार्ट ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 19 में कहते हैं कि द प्राइमरी सोर्स of the sun energy is the series of thermonuclear reactions in which the energy produced is c square times the mass difference between। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, उसमें किस किस के मास डिफरेंस के दरमियान के साथ को अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करें तो एनर्जी हासिल होती है। हमने रिएक्शन लिखना है और उसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के को देखना है कि उसमें कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हैं। वैसे तो सन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, लेकिन जब सबसे जो सिंपल हमारे पास रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन के साथ मिलके हीलियम बनाता है, ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है। लेकिन इसमें इस रिएक्शन में साथ साथ यहाँ पे बीटा भी निकलता है और साथ साथ यहाँ पे गामा रेज भी निकलते हैं और साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रिनो भी निकलते हैं। तो इसके अगर हम देखें तो इसका ये 0 और इसका चार्ज नंबर 1 है, इसके भी 0 है और इसका भी 0 है, तो ये हमारे पास हीलियम है, इसका ये 2 है और ये 4 होता है। हाइड्रोजन का दोनों 1 और 1 होता है। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। वैसे तो ये 2 एटम है, 2 एटम एंड 1 हीलियम, फर्स्ट भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन वो नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस नहीं है। हम चार्ज नंबर और मास नंबर को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 2 है और यहाँ पे 4 है। अगर इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाइड करें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाइड करें, 2 1 2 1 4 हो जाएंगे। मास नंबर दोनों साइडों पे बैलेंस हो गया। लेकिन चार्ज नंबर को अगर हम देखें तो चार्ज नंबर पहले बैलेंस था 2 और ये 2, तो ये 2 और 2 4 हो गया चार्ज नंबर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर लेते हैं इन सबको। तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये यहाँ पे बीटा का चार्ज नंबर 2 और यहाँ पे हीलियम का चार्ज नंबर 2, 2 + 2 4 और 2 + 2 4। अब चार्ज और मास दोनों साइडों पे बैलेंस है। अब हम देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन एटम मिले हैं और कितने हीलियम एटम बने हैं। तो इसको मास डिफेक्ट कहते हैं कि हम इन दोनों चारों का मास जमा करके और इसके मास से इसका मास इससे माइनस कर लेते हैं, जो कि मास फ्रिक्शन ऑफ मास जो हमारे पास बचेगा उसको हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करते हैं बाय रिएक्शन E = mc²। ये m वो मास डिफेक्ट है जो कि इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मैसेज के डिफरेंस से आता है। यहाँ पे ये एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि हमारे पास सन में हमें प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कितने एटम्स मिलते हैं और कितने एटम्स बनाते हैं, मतलब किस किस के मास डिफरेंस के बराबर होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 हीलियम, ये गलत है। सेकंड है कि 4 हाइड्रोजन एटम, ये 4 हाइड्रोजन में 2 + 2 और ये 1 हीलियम एटम है, तो पार्ट बी हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन है। 6 हाइड्रोजन एटम एंड 2 हीलियम, ये भी गलत है। 3 हीलियम एंड 1 कार्बन, ये भी गलत है। 2 हाइड्रोजन + 2 हीलियम और 1 कार्बन, ये भी गलत है। तो पार्ट बी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 20। In the production of X-rays, the term Bremsstrahlung refers to which of the following? ये हमारे पास एक टर्म है जो कि रेडिएशंस में यूज होता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को आप हेवी मेटल से डिक्सेलरेट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, उससे जो रेडिएशन इमिट होती है उसको ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशंस कहते हैं। तो हमारे पास 5 ऑप्शंस है। पहले में कहते हैं कि एक्सरे ट्यूब में किस किस्म की रेडिएशंस को हम इस टर्म के साथ लिंक करते हैं। पहला है कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम ऑफ एक्सरे ट्यूब, ये गलत है, इसको नहीं कहते। सेकंड हमारे पास है द डिस्क्रीट एक्स रेज लाइंस इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट फिल्स वैकेंसी इन द इनर ऑर्बिट, ये हमारे पास ट्रांजिशंस है जो बोहर मॉडल में हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर
हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एमिट करता है एक्स रेज को। ये हमारे पास वही एक्स रेज है, तो ये भी हमारे पास गलत है। ये हमारे ऐसी ट्रांजिशन है और इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कहते हैं। पार्ट सी जो है इसमें भी इसके अगेंस्ट है कि जब इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करे तो यहाँ पे एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, यहाँ पे एमिट करता है, तो ये रेडिएशन उस किस्म की रेडिएशन नहीं है। डी हमारे पास है द स्मूथ कंटिन्यूअस एक्स रे स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड बाय हाई एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन फ्रॉम एक्स रे ट्यूब, ये भी गलत है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी नहीं कहते। तो हमारे पास ई बच जाता है, वो इसकी डिफिनीशंस के मुताबिक है द स्मूथ कंटिन्यूअस एक्स रे स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली डिक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इन दी टारगेट मेटल्स। तो ये हमारे पास है टारगेट हेवी मेटल्स होते हैं, उसके साथ जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो वो फोर्सली डिक्सेलरेट होते हैं, जिसकी वजह से एक्स रेज एमिट होती है और ये कंटिन्यूअस एक्स रेज होती हैं। तो इस किस्म के रेडिएशंस के साथ हम उस ब्रह्मस्टालिंग टर्म को रेफर करते हैं। इसके साथ साथ ये वीडियो ख़त्म हो रही है, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।